गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने परासरण के बारे में जाना था और उसमें थोड़ा सा अंश रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। परासरण दाब चल रहा था और आजकल आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो परासरण दाब को आजकल क्या कहते हैं? परासरण विभव कहते हैं। आजकल परासरण दाब को किस नाम से जाना जाता है? परासरण विभव के नाम से। तो जो शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक यानी जल, शुद्ध विलायक का जो परासरण विभव है वो कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है। और अगर शुद्ध विलायक में विलय की मात्रा या विलय के अणु मिला दिए जाएं, विलायक में विलय के अणु मिला दिए जाएं तो ये कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है। और अगर विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो ये और ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं परासरण दाब चल रहा है। तो परासरण दाब को आजकल हम क्या कहेंगे? परासरण विभव। आधुनिक समय के जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो इसे परासरण विभव कहते हैं। शुद्ध विलायक का परासरण विभव यानी शुद्ध जल का परासरण विभव होता है शून्य। अगर विलायक में विलय के अणु मिला दिए जाएं तो फिर परासरण विभव हो जाएगा ऋणात्मक। और विलय के अणु मिला दिए जाए तो ये कैसा हो जाता है? और ऋणात्मक हो जाता है। तो अगर विलयन को विलायक मिलाकर तनु किया जाए, यानी कि विलयन को विलायक मिलाकर शुद्ध जल मिलाकर तनु किया जाए तो इसका मान जो है वो तुलनात्मक रूप से कम ऋणात्मक हो जाएगा। दोबारा से देखिए, शुद्ध विलायक का जो है परासरण विभव शून्य। अगर विलायक में विलय के अणु मिला दिए जाएं तो हो जाता है ऋणात्मक। और अधिक विलय के अणु मिला दिए जाएं तो और अधिक ऋणात्मक। ठीक है। अब अगर उस विलयन में विलायक और मिलाया जाए यानी कि विलयन को तनु किया जाए तो फिर तुलनात्मक रूप से जो पहले अधिक ऋणात्मक था वो कैसा हो जाएगा? कम ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये है परासरण विभव। इसके बाद हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर की, स्फीति दाब और भित्ति दाब। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, स्फीति दाब और भित्ति दाब। देखिए, स्फीति दाब क्या होता है? स्फीति दाब किसी बंद परासरण तंत्र में जब परासरण की क्रिया होती है तो उस तंत्र में एक द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्फीति दाब कहते हैं। और स्फीति दाब जो है, स्फीति दाब परासरण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला वास्तविक दाब होता है। स्फीति दाब क्या है? परासरण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला वास्तविक दाब है जो कि परिवर्तनशील होता है और इसका अधिकतम मान परासरण दाब के बराबर होता है। तो Tp बराबर कैसा हो जाएगा? OP हो जाएगा। Tp बराबर OP। दोबारा से देखें हम, स्फीति दाब क्या है? स्फीति दाब किसी बंद परासरण तंत्र में परासरण की क्रिया के फलस्वरूप एक दाब उत्पन्न होता है जो कि द्रव स्थितिक दाब होता है। उसे ही हम स्फीति दाब कहते हैं। और स्फीति दाब परिवर्तनशील होता है। ठीक है। और इसका मान किसके बराबर होगा? OP के बराबर होता है, यानी कि परासरण दाब के बराबर होता है। इसके बाद इसको हम समझेंगे क्या होता है कि जब अंतः परासरण क्रिया द्वारा जल जो है वो इसके अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका में होती है रिक्तिका। तो जल कहाँ जाएगा? रिक्तिका में जाएगा। ठीक है। अब रिक्तिका में जल धीरे धीरे क्या हो रहा है? संग्रहित हो रहा है, जिससे इसकी जो झिल्ली है, रिक्तिका की जो बाहरी झिल्ली है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इकाई झिल्ली होती है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं।
तो रिक्तिका में जल संग्रहित होने की वजह से इसकी झिल्ली पर दबाव पड़ता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, इस कोशिका द्रव्य पर भी दबाव बढ़ता है। तो कोशिका द्रव्य पर दबाव बढ़ेगा तो दाब कहाँ से कहाँ होगा, अंदर से बाहर की ओर होगा। तो सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें कि परासरण की क्रिया के फलस्वरूप कोशिका के कोशिका द्रव्य द्वारा बाहर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, स्फीति दाब कहलाता है। ठीक है, दोबारा से देखें हम आसान शब्दों में, ये कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका में ये है इसकी रिक्तिका। परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल भीतर प्रवेश करता है। तो भीतर प्रवेश करेगा तो बाहर की ओर, इस तरह से अंदर से बाहर की ओर। रिक्तिका क्या करेगी, रिक्तिका जीवद्रव्य पर दबाव डालेगी और जीवद्रव्य बाहर की ओर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका भित्ति के अंदर की ओर जो झिल्ली है ये वाली, इस झिल्ली पर दबाव डालती है। ठीक है, जिससे ये प्लाज्मा कला तन जाएगी और कोशिका स्फीत हो जाएगी। तो ये जो टीपी है ये कहाँ है, अंदर से बाहर की ओर लगता है। ठीक उसी समय कोशिका भित्ति इस स्फीति दाब के विरुद्ध एक दाब लगाता है। ठीक है, ठीक इसी समय जो बाहर कोशिका भित्ति है प्लाज्मा कला, वो भीतर की ओर कोशिका भित्ति क्या करती है, अंदर की ओर, क्योंकि कोशिका भित्ति लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो पहले तो कोशिका का प्रसार हुआ है, यानी कि स्फीत हुई है कोशिका, और जब वो एकदम से पूरी स्फीत हो जाती है तो फिर कोशिका भित्ति लचीली होने की वजह से कोशिका भित्ति द्वारा अंदर की ओर यानी कि झिल्ली पर दबाव डाला जाता है और झिल्ली फिर अंदर की ओर दबाव डालती है। तो इस टीपी के अगेंस्ट यानी कि स्फीति दाब के विरुद्ध एक और दाब बाहर से अंदर की ओर लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाल प्रेशर। ठीक है, ये है वाल प्रेशर। तो ये है स्फीति दाब और भित्ति दाब। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, स्फीति दाब जो भित्ति दाब है वो टीपी के बराबर होता है, परंतु यानी WP बराबर क्या होता है, टीपी, परंतु विपरीत होता है। ठीक है, दोनों दाब जो हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दोबारा से बता देता हूं, स्फीति दाब क्या है, जब परासरण की क्रिया द्वारा जल कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका में होती है रिक्तिका, तो रिक्तिकाओं में जल संग्रहित होता है, धीरे धीरे कोशिका फूल जाती है, तब रिक्तिका अंदर से बाहर की ओर यानी रिक्तिका की जो झिल्ली है उस पर दबाव पड़ता है। तो ये जो रिक्तिका है जल से भरी हुई, ये बाहर की ओर एक दाब डालती है, किस पर, जीवद्रव्य पर, और जीवद्रव्य बाहर की ओर प्लाज्मा कला पर दाब डालता है, जिससे प्लाज्मा कला जो है वो तन जाएगी और कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। उसी समय जब एकदम से स्फीत हो जाएगी कोशिका, उसी समय कोशिका भित्ति लचीली होने के कारण समान रूप से प्लाज्मा कला पर अंदर की ओर दाब डालती है। इसे हम कहते हैं भित्ति दाब। ठीक है, तो सीधे शब्दों में कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका रस पर डाला जाने वाला दाब क्या कहलाएगा, भित्ति दाब कहलाएगा। भित्ति दाब और स्फीति दाब एक दूसरे के बराबर, परंतु कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। आगे हम चलते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता।
DPD, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, इसको हम कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। तो पदार्थों में पदार्थों के विसरित होने की प्रवृत्ति से उत्पन्न दाब को हम क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पदार्थों में विसरित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उस प्रवृत्ति के फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसरण दाब। और यह विसरण दाब किसके समानुपाती होता है? अणुओं की सांद्रता या विलय अणुओं की सांद्रता या पदार्थों के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आगे हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे ये है शुद्ध विलायक, ठीक है, तो शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब है वो कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। शुद्ध विलायक का विसरण दाब कैसा होगा? सर्वाधिक। अब अगर इस विलायक में हम विलय के अणु मिला देने पर फिर क्या हो जाएगा? पहले ये क्या है? सर्वाधिक है। और अगर ये विलय के अणु इस विलायक में मिला दिए जाएं तो विसरण दाब में कैसी हो जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है, विसरण दाब में कमी हो जाएगी। विसरण दाब में ये जो कमी है इसी को हम क्या कह रहे हैं? विसरण दाब न्यूनता कह रहे हैं। दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपको ये भी बता दूं, ये शब्द जो है वो मेयर ने दिया था, विसरण दाब न्यूनता। तो किसी भी पदार्थ में विसरित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, या विसरण दाब न्यूनता क्या दर्शाता है? विसरण दाब क्या दर्शाता है? किसी भी पदार्थ के विसरित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और उसी के फलस्वरूप एक दाब उत्पन्न होता है जिसे हम विसरण दाब कहते हैं। और यह विलयों की सांद्रता या पदार्थों के सांद्रता के समानुपाती होता है। शुद्ध विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है। अब अगर शुद्ध विलायक या शुद्ध जल में विलय के अणु मिला दिए जाएं तो विसरण दाब में कमी हो जाएगी। तो विलय के अणु मिला देने पर विलायक के विसरण दाब में आई कमी को हम क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन का विसरण दाब उसके शुद्ध विलायक से कम होता है। किसी भी विलयन का विसरण दाब उसके शुद्ध विलायक से कम होता है, ठीक है। तो विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा हम सिर्फ अगर बढ़िया तरीके से परिभाषा इसकी देने चाहें तो हम क्या दे सकते हैं कि किसी विलयन का विसरण दाब तथा उसके विलायक का विसरण दाब, किसी विलयन का विसरण दाब तथा उसके विलायक के विसरण दाब के ताप देखिए दोबारा से सुनिए, विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा, किसी भी विलयन का विसरण दाब तथा उसके विलायक के विसरण दाब के निश्चित ताप और दाब पर अंतर को हम क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विलयन और शुद्ध विलायक, इन दोनों का जो विसरण दाब का अंतर है वो भी किस पर? निश्चित तापमान और दाब पर, तो उसी को हम कहेंगे विसरण दाब न्यूनता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि शुद्ध जल का विसरण दाब कैसा होता है, आपको बताना है सर्वाधिक होता है। अगर उसमें विलय के अणु मिला दिए जाएं तो फिर क्या हो जाएगा? विसरण दाब में कमी हो जाएगी। और इस प्रकार से जब विलय के अणु मिला दिए जाने पर विसरण दाब में कमी हो जाती है तो उस विसरण दाब कमी को ही हम क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है। और
परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि किसी भी विलयन का विसरण दाब व उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के निश्चित ताप और दाब पर अंतर को हम क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो इस प्रकार किसी भी तंत्र का विसरण दाब क्या दर्शाता है? किसी भी तंत्र का विसरण दाब जो है वो ये दर्शाता है कि जल उसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी तंत्र का विसरण दाब न्यूनता ये दर्शाता है कि अब उस तंत्र में जल प्रवेश करेगा। तो इसे हम कह सकते हैं अवशोषण विभव, क्योंकि जो तंत्र है वो परासरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या करेगा? जल अवशोषित करेगा। तो ये हो जाता है अवशोषण विभव, और इसे हम चूषण विभव भी कहते हैं। इसे हम चूषण विभव भी कहते हैं। ठीक है, एसपी और एपी, एब्जॉर्प्शन विभव और चूषण विभव, दोनों नामों से इसे जाना जा सकता है। तो विसरण दाब न्यूनता किसी भी तंत्र में जल प्रवेश करता है वह दाब होता है। ठीक है, अब आपको आगे जो ध्यान रखना है वो ये भी ध्यान रखना है कि जल की गति सदैव कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है। जल की गति सदैव कम डीपीडी से क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती। ठीक है, अधिक डीपीडी का मतलब होता है जल की कमी। ठीक है, यानी कोशिकाओं में जल की कमी। ठीक है, और कम डीपीडी का क्षेत्र है मतलब जल की अधिकता। तो इस आधार पर जैसे जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? जल का अवशोषण करती हैं। तो ठीक है, तो जो मूल रोम होता है, मूल रोम में क्या होगा? मूल रोम में अधिक डीपीडी होती है, जबकि बाह्य वातावरण में कम डीपीडी क्षेत्र होता है। तो जल सदैव कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर गति करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं मूलों में जल का अवशोषण डीपीडी के आधार पर देखें तो हम कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे डीपीडी को एटीएम या बार्स में मापा जाता है। तो किसी बंद परासरणी तंत्र का डीपीडी कैसा होगा? तो डीपीडी बराबर OP1 OP2 माइनस R गैसीय स्थिरांक है, और R का मान जो है वो किसके बराबर होता है? TP के बराबर होता है R का मान। तो डीपीडी बराबर हो जाएगा OP1 माइनस OP2, और इसका मान किसके बराबर होता है? TP के बराबर होता है। ठीक है, तो डीपीडी हो जाएगा बराबर OP माइनस TP। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और इसमें अगर आप और बताना चाहें आगे तो देखिए, पहले हमने देखा था टीपी जो है उसके बराबर क्या होता है? वाल प्रेशर टीपी के बराबर होता है, टर्गर प्रेशर के स्फीति दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम और बता करके OP माइनस WPV हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो विसरण दाब न्यूनता को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है और पूछा जा भी सकता है आगे भी। विसरण दाब न्यूनता है क्या? पदार्थों में विसरित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उस प्रवृत्ति के फलस्वरूप एक दाब उत्पन्न होता है, उसको तो हम विसरण दाब कहते हैं। विसरण दाब जो है वो शुद्ध जल का सर्वाधिक होता है। अगर शुद्ध जल या विलायक में विलय के अणु मिला दिए जाएं तो फिर उसका विसरण दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और
विषण दाब में आई यही कमी क्या कहलाती है? विषण दाब न्यूनता कहलाती है। तो परिभाषा के आधार पर हम देखें तो किसी भी विलयन का विसरण दाब व उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब के जो निश्चित ताप और दाब पर अंतर को हम क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता को अवशोषण विभव या चूषण विभव भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका में जल अवशोषण का या किसी भी तंत्र में जल अवशोषण की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इसको विसरण दाब न्यूनता भी कहते हैं। जल की गति सदैव कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की होती है। तो अधिक डीपीडी क्षेत्र का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जल की कमी। किसी भी कोशिका में अगर डीपीडी अधिक है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कोशिका जल अवशोषण करेगी। तो डीपीडी को एटीएम या बार में मापा जाता है। किसी बंद परासरणी तंत्र का डीपीडी होगा, देखिए यहाँ पर डीपीडी OP1 माइनस OP2 और R माइनस R होता है TP के बराबर, तो डीपीडी बराबर हो जाएगा OP माइनस TP। अब TP क्योंकि WP के बराबर होता है तो हम इसको OP माइनस WP भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जल विभव। जल विभव, वाटर पोटेंशियल। जल विभव, जल विभव क्या है? देखिए, किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक विभव है वो क्या बताता है? उसके कार्य करने की क्षमता को बताता है। किसी भी पदार्थ का रासायनिक विभव उसके कार्य करने की क्षमता को बताता है और इसका मान निश्चित तापमान और दाब पर पदार्थों की मोलर सांद्रता और उनकी मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करता है। दोबारा से सुनिए, रासायनिक विभव, किसी भी पदार्थ का रासायनिक विभव उस पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है और जिसका मान निश्चित ताप और दाब पर जो पदार्थ हैं उनके अणुओं की सांद्रता, साथ ही साथ प्रति अणु मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रति मोल मुक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक विभव कहलाती है। और इसका जो मान है वो किस में मापा जाता है? इकाई, इसकी इकाई क्या है? बार है। ठीक है, इसकी इकाई बार है। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए जल का रासायनिक विभव शून्य होता है। जल का रासायनिक विभव कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। और किसी भी विलायक में अगर विलय की उपस्थिति आ जाए तो उसके रासायनिक विभव में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। किसी भी, दोबारा से सुनिए, देखिए शुद्ध विलायक या शुद्ध जल का रासायनिक विभव कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, और अगर उस विलायक में हमने विलय के अणु मिला दिए तो फिर क्या हो जाएगा? रासायनिक विभव का मान कैसा हो जाएगा? उसमें आ जाएगी कमी। रासायनिक विभव में आई इस कमी को ही हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। ठीक है, रासायनिक विभव में यह परिवर्तन या जो कमी है उसी को हम जल विभव कहते हैं। तो जल विभव का मान इस आधार पर हम कैसे बताएंगे कि जल विभव का मान जो है इस आधार पर कैसा होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो जल विभव का मान शुद्ध जल के लिए कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, और विलयन के लिए कैसा हो जाता है? ये ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि शुद्ध जल का तो इसलिए हो जाता है शून्य, अगर विलयन का इसलिए हो जाता है नेगेटिव क्योंकि शुद्ध जल का कैसा है? शून्य है। और अगर हमने इसमें विलय के अणु मिला दिए तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल में जल अणुओं की विमुक्त ऊर्जा तथा विलयन में उपस्थित जल अणुओं की विमुक्त ऊर्जा का जो अंतर है
उस अंतर को ही हम क्या कह सकते हैं, जल विभव कह सकते हैं। शुद्ध जल में जो उपस्थित है, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा माइनस विलयन के अणुओं की, जल अणुओं की मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, जल विभव हो जाएगा। ठीक है, ये आसान परिभाषा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जल विभव का जो बाकी का मैटर है वो हम कल देखेंगे। जल विभव के 3 घटक हैं, मैट्रिक्स विभव, परासरण विभव और दाब विभव, वो भी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, जिसकी PDF आपको संबंधित जो कॉलेज है वहाँ से आपको मिल जाएगी, चाहे वो इंटीग्रेटेड का हो चाहे वो डिग्री का हो। और ये दोनों के लिए ही हैं, BSc पार्ट 3 के लिए भी और इंटीग्रेटेड के लिए भी। तो दोनों के लिए नोट्स मैंने ऑफिस में उपलब्ध करवा दिए हैं। उनकी PDF फाइल आप संपर्क करके वहाँ से ले लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं PDF फाइल बना करके इनको दूँ। ठीक है, नोट्स मैंने दे दिए हैं। थैंक यू सो मच।